धनराज जी इधर आओ ना। ये देखो ये चेक है ना। इसको इधर कैसे लाएंगे? यहाँ नीचे अब चल गया ये। ठीक वीडियो ठीक मेरा। हाँ ठीक। हाँ ठीक ठीक। देखो सेटिंग एक बार सही है ना। वो तो बाकी सब कर ही दिया हो ना आपने सिक्योरिटी वगैरह। इसको तो कहीं से फ्लो कर लो बीच में। इधर इस पे ये सिक्योरिटी से तो कर दिया था ना आपने। अब तो दिखेगा नहीं ना। सही है। पता नहीं चलेगा तो उसी टाइम आपने कर दिया था ना। चैट ऑन है दोबारा उस पे जाओ सिक्योरिटी। बस। हेलो। हाँ बच्चों सुनाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? सबको सुनाई दे रहा है? क्लास चालू करें। एक सेकंड। टेस्ट सबका बढ़िया गया है? टेस्ट सबका अच्छा हो गया? और जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन में आंसर में करेक्शन है उसको करवा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा परेशान वही था H2L2 वाला क्वेश्चन जो हो रहा था। ठीक है बच्चों। अब देखो अपन बात करते हैं कैंसर की डायग्नोसिस की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कैंसर की डायग्नोसिस चल रही थी और
हेलो, हाँ जी अब सही है। अब म्यूट हो गया। चलिए जी अब शुरू करें। अब देखो यहाँ पर चैट अभी भी चालू हो रही क्या? अब सही है। चलिए जी बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कैंसर का डायग्नोसिस क्या चालू कर रहे हैं अपन? कैंसर का डायग्नोसिस। और कैंसर के डायग्नोसिस में अपन देख रहे हैं सबसे पहले बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले जो भी ट्यूमर है हमारे पास, उस ट्यूमर का या जो कैंसरस टिश्यू का शक है, जिसके ऊपर कैंसरस टिश्यू का शक है या ट्यूमर है, और उसका एक पतली सी स्लाइड अपन काटेंगे, उसका एक पतला सा सेक्शन अपन काटेंगे, तो हम कैंसर की डायग्नोसिस कर रहे हैं, मतलब जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? कैंसर की जांच कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ब्लड टेस्ट वगैरह तो पहले पढ़ ही लिया था। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं बायोप्सी। और बायोप्सी का दूसरा नाम क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी का दूसरा नाम क्या है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। और हिस्टोलॉजी आपको याद है? हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू की स्टडी करना। और इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? टिश्यू की एक स्लाइस काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? टिश्यू की एक स्लाइस काट रहे हैं। जो टिश्यू जिस पर हमें कैंसरस टिश्यू होने का शक है, उसकी एक पतली सी स्लाइड काटेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो एक पतली सी स्लाइस काटेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अच्छा बताइए, आपको माइक्रोस्कोप में क्या दिखे कि आप इसको कैंसर बोलेंगे? माइक्रोस्कोप में क्या दिखे इन सेल्स में कि आप इनको कैंसरस बोलेंगे? हाँ जी, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, इरेगुलर होगा, रैपिड सेल डिवीजन करेंगी, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई हो जाएगा। तो समझ जाओ कि ये टिश्यू कैसा है? कैंसरस है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नॉन कैंसरस है। समझ रहे हो बात? तो टिश्यू स्टडी करके भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? टिश्यू की स्टडी करने को क्या बोलेंगे अपन? हिस्टोलॉजी। और यहाँ पर अपन टिश्यू में बीमारी की जांच कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी। टिश्यू में बीमारी की जांच कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे अपन? इसको हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, तो बायोप्सी के अंदर ये किया जाएगा। इसके बाद देखिए मॉडर्न टेक्निक जो है यहाँ पर, उसके अंदर अपन बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। किसकी बात करेंगे अपन? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनाई जाती हैं, और उनसे हम कैंसर की जांच करते हैं। तो इसको अपन क्या करते हैं? कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडीज होती हैं। इसके अंदर इनको बनाने के लिए अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अप्लाई करके हम लोगों के अंदर अगर कैंसरस जीन इनहेरिटेड हो गए हों, अब मान लीजिए किसी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की बीमारी है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की बीमारी है तो उससे रिलेटेड जीन
हो सकता है उसके आने वाली पीढ़ियों में भी चले जाएं। अगर किसी फैमिली में कैंसर की बीमारी की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि वो कैंसर कॉजिंग जीन आने वाली जनरेशन में भी चले गए हों। तो उनकी जांच करने के लिए हम कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक अप्लाई करते हैं और ऐसे जीन को पहचाना जा सकता है, ऐसे जीन को पहचाना जा सकता है जो उस इंसान में आगे जा कर के कैंसर कॉज करा सकते हैं। तो कई कैंसर जो होते हैं वो इनहेरिटेबल हो सकते हैं। कई कैंसर क्या हो सकते हैं? इनहेरिटेबल हो सकते हैं। और ऐसे में उस इंसान के अंदर अपने को कैंसर कॉजिंग जीन का पता लगाना है और पता लगा करके और फिर जैसे मान लीजिए किसी को लंग कैंसर की हिस्ट्री है, किसी की फैमिली में लंग कैंसर की हिस्ट्री है, तो अपन क्या करेंगे, लंग कैंसर से रिलेटेड जो जीन है उसकी पता लगाएंगे उस इंसान की बॉडी में। और अगर उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है तो वो आपको पता है वो एक्टिवेट होगा तब कैंसर होगा, वो एक्टिवेट होगा तब कैंसर होगा। तो अपन क्या करेंगे, उस इंसान को ऐसे कार्सिनोजन से एक्सपोज नहीं होने देंगे। जैसे लंग कैंसर कॉज करने वाले कार्सिनोजन क्या हो सकते हैं? टोबैको स्मोक हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह की चीजों से हम उसको दूर रखेंगे, इस तरह की चीजों से दूर रखेंगे तो उसके अंदर वो कैंसर होने के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि भाई ये कैंसर कॉजिंग जीन को एक्टिवेट होने से हम बहुत हद तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कैंसर कॉजिंग जीन का पता लगाना है। अब किसी के अंदर अगर लंग कैंसर है की हिस्ट्री है, अगर उसके जैसे दादाजी को लंग कैंसर हुआ, फिर पिताजी को लंग कैंसर हुआ, तो हो सकता है बच्चे में भी लंग कैंसर हो सके। तो ऐसे में उस बच्चे को अगर स्मोकिंग करने की आदत है, तो फिर उसके अंदर लंग कैंसर होने के चांसेस डबल हो जाएँगे। इसीलिए अपने को उनको उन सब कार्सिनोजन से एक्सपोज़र नहीं देना है, जो उसके अंदर उस जीन को एक्टिवेट कराने में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर अपन इसको प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब जाँच की बात करते हैं, फिर इलाज के अंदर अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वगैरह भी दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे। इलाज के अंदर सबसे पहले तो देखो सर्जरी, जहाँ पर कैंसर का ट्यूमर है उसको निकालेंगे। सर्जरी करके कैंसर के ट्यूमर को निकालेंगे। उसके बाद पता करेंगे कि भई ये ट्यूमर 100% कैंसर का है या नहीं। अगर वो कैंसर का है तो फिर अपन उसको रेडियोथेरेपी देंगे और कीमोथेरेपी देंगे और इम्यूनोथेरेपी देंगे। तो क्या-क्या दे सकते हैं इसके अंदर? रेडियोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी देंगे और इम्यूनोथेरेपी भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। सबसे पहले ट्यूमर की सर्जरी करवाइए, ट्यूमर को निकाल दीजिए और ट्यूमर निकालने के बाद फिर उस जगह पर रेडिएशन डालने पड़ेंगे, साथ में कीमोथेरेपी भी चलेगी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होगी वो इम्यूनोथेरेपी में आएगी। इम्यूनोथेरेपी में क्या आएगी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो इम्यूनोथेरेपी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देंगे और अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए सर्जरी, सर्जरी में क्या किया जाएगा? सर्जरी के अंदर अपन ट्यूमर को निकालेंगे, कैंसरस टिश्यू को निकालेंगे, ट्यूमर को और कैंसरस टिश्यू को निकालेंगे और साथ में उसके आसपास वाले लिम्फ नोड भी निकाल देंगे और साथ में उसके आसपास वाले लिम्फ नोड भी निकाल देंगे। अब आप सोचोगे सर ट्यूमर निकालना तो सही लग रहा है पर लिम्फ नोड क्यों निकाल रहे हैं? आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि भाई ट्यूमर निकालना तो समझ में आ गया, पर लिम्फ नोड क्यों निकाले जा रहे हैं? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। भाई जब आप ट्यूमर की सर्जरी कर रहे होंगे, तो वहाँ से कुछ सेल्स ट्यूमर से अलग हो सकती हैं। कुछ सेल्स अगर ट्यूमर से अलग हो जाएँगी तो वो जाएँगी लिम्फ नोड में। जो सेल सर्जरी के टाइम ट्यूमर से अलग हुई वो सब कहाँ जाएँगी? बोलिए? वो सब जाएँगी लिम्फ नोड में और अगर लिम्फ नोड को नहीं हटाया, अगर लिम्फ नोड को नहीं हटाया तो बताइए वहाँ छिपी हुई सेल्स फिर क्या कर सकती हैं? अगर लिम्फ नोड को नहीं हटाया तो वहाँ छुपी हुई सेल्स फिर कैंसर का ट्यूमर दोबारा बनाएँगी
और इसीलिए सर्जरी में किस चीज का ध्यान रखना है बताइए? सर्जरी के अंदर ट्यूमर तो निकलेगा ही सही, साथ में आसपास के लिम्फ नोड भी निकलेंगे, तब जाके आपकी सर्जरी कंप्लीट होगी, वरना ट्यूमर रीऑकर हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करते हैं रेडियोथेरेपी की। रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन देखिए, ट्यूमर सेल को रेडिएशन दे करके पूरी तरह से खत्म किया जाता है। रेडिएशन दे करके ट्यूमर सेल को पूरी तरह से खत्म किया जाता है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात क्या है कि जो नॉर्मल टिश्यू हैं वो डैमेज ना हो। नॉर्मल टिश्यू हैं वो डैमेज ना हो। लीथली मतलब जानलेवा। लीथली का मतलब क्या होता है? जानलेवा। तो मतलब उस ट्यूमर सेल्स के ऊपर रेडिएशन अपन जब तक डालेंगे जब तक वो मर नहीं जाती, लेकिन उसके आसपास का हेल्दी टिश्यू उसे डैमेज होने से बचाना है। इसलिए रेडियोथेरेपी में अपन क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी के अंदर अपन केवल ट्यूमर को एक्सपोज करते हैं। रेडिएशन के सामने केवल किसको एक्सपोज करेंगे? ट्यूमर को एक्सपोज करेंगे, और आसपास के जो हेल्दी टिश्यू हैं उनको एक रेडिएशन प्रूफ क्लॉथ से ढक देंगे। तो जैसे अगर किसी इंसान के पीठ में ट्यूमर हो रहा है तो केवल ट्यूमर वाला हिस्सा खुला छोड़ेंगे, बाकी को रेडिएशन प्रूफ कपड़े से ढक देंगे, और फिर रेडिएशन केवल ट्यूमर पर डाला जाएगा, और ट्यूमर रेडिएशन को ट्यूमर सेल्स जो होंगी वो रेडिएशन को बहुत ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगी। ऐसा क्लॉथ होता है, आपको याद होगा ना, एक्सरे वाली में और सिटी स्कैन वाले जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो एक्सरे करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, वो एक जैकेट पहने रहते हैं। याद आ रहा है? वो जैकेट जो होती है वो रेडिएशन प्रूफ होती है, वरना सिटी स्कैन करने वाला तो बेचारा खुद ही कैंसर से मर जाएगा। नहीं, इसलिए वो सिटी स्कैन करने वाला जो टेक्नीशियन है वो खुद एक रेडिएशन प्रूफ जैकेट पहनता है और तब वो वहां पर जा करता है, वरना उसको भी कैंसर हो जाएगा। क्योंकि एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे कराने के बराबर होता है, उसके अंदर रेडिएशन बहुत जबरदस्त होती है। ज्यादातर अपन एक्सरेज यूज करते हैं रेडिएशन में। ज्यादातर क्या यूज करते हैं? एक्सरेज यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी कोबाल्ट 60 और आयोडीन थेरेपी भी देते हैं। कभी कभी कोबाल्ट 60 भी देते हैं और आयोडीन वगैरह भी दिया जाता है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अल्ट्रासाउंड हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स होती हैं, लेकिन रेडिएशन में एक्सरेज होती हैं, और एक्सरेज क्या होती हैं? बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने सर्जरी करके ट्यूमर तो बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर रेडिएशन नहीं देंगे तो हो सकता है कुछ एक सेल बच गई हो और वो दोबारा ट्यूमर कॉज करेंगे, इसलिए सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी चलती है। अच्छा, तो बताइए कि रेडिएशन से ये ट्यूमर सेल क्यों खत्म हो जाती है? भाई रेडिएशन जब अपन डालेंगे तो क्या होगा? पहले बताइए, कैंसर सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है, और उनका सेल डिवीजन किस तरह चल रहा होता है? फास्ट चल रहा होता है। अच्छा, तो बताओ कि ये जो रैपिड डिवाइड करने वाली सेल्स हैं वो ज्यादा रेडिएशन अपने आप में एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं? तो ज्यादा रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो उससे खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब साहब ट्यूमर कितना बड़ा है उसके हिसाब से इसको रेडिएशन की डोज देनी पड़ेगी। ट्यूमर कितना बड़ा है उस हिसाब से इसको रेडिएशन की डोज देनी पड़ेगी। तो ये रेडिएशन से जल जाती हैं। रेडिएशन से क्या होती हैं? ये जल जाती हैं। और अपन ने देखा कि जहां पर रेडिएशन लगेगा ना, वो स्किन का वो हिस्सा बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है,
क्योंकि ट्यूमर सेल अंदर ही अंदर जलती हैं और वहाँ बहुत भयंकर दर्द होता है, इसलिए इसके अंदर अपन मॉर्फिन पर बेस्ड पेन किलर भी देते हैं। इसके अंदर अपन क्या देते हैं, मॉर्फिन पर बेस्ड पेन किलर भी देते हैं। तो ज्यादातर जो अपने कार्सिनोमा और सार्कोमा है वो इसी तरह से ट्रीट किए जाते हैं। तो ये थी अपने पास रेडियोथेरेपी। तो कैंसर बिल्कुल क्योरेबल है अगर इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो। अगर ये मैलिग्नेंट हो जाए तो फिर दिक्कत आती है, वरना कैंसर ठीक हो जाता है। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि रेडियोथेरेपी के बाद बात करते हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी के अंदर अपन ने देखा कि कई सारी दवाइयां हैं जो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एंटी कैंसरस ड्रग। अब साहब एंटी कैंसरस ड्रग क्या करती हैं, कैंसर सेल में डीएनए सिंथेसिस को रोक देती हैं और उनकी सेल साइकिल को रोक देती हैं। एंटी कैंसरस ड्रग जो है वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए को रोक देती है कैंसर सेल में और उसकी सेल साइकिल को रोक देती है। लेकिन इन कीमोथेरेपी की जो ड्रग होती है उसके साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होते हैं। ये कीमोथेरेपी की ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं कि इंसानों में हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, वजन कम हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट की वजह से गंजापन होता है और पूरे शरीर पर लाल और काले से स्पॉट बन जाते हैं। कई बार डायरिया भी हो जाता है। बिल्कुल हेयर लॉस इसका कंफर्म साइड इफेक्ट है। तो ये सारे एंटी कैंसर ड्रग के साइड इफेक्ट होंगे और ये कीमोथेरेपी में दी जाती है। अब देखिए आगे, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, ये हमारे घर में एक पौधा मिलता है जिसको अपन बोलते हैं कैंथेरैंथस रोजियस, सदाबहार का पौधा। नाम सुना है आपने, सदाबहार का पौधा, जिसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, व्हाइट कलर के फूल आते हैं। ये पहले तुलसी के पौधे के साथ हर घर में लगाया जाता था। तो ये पौधा है कैंथेरैंथस रोजियस या विंचिया रोजिया, और इससे दो दवाइयां मिलती है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। इससे कौन सी दवाएं मिलती है, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। इसको सदाफूली का पौधा भी कहते हैं इधर राजस्थान में। तो ये कीमोथेरेपी में इस्तेमाल करने वाली दवाइयां हैं। इसके अलावा एक और दवाई है टैक्सोल, और ये टेक्सस बैकाटा नाम के पौधे से मिलती है। तो यहाँ तीन तरह की दवाइयां आ गई, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन और टैक्सोल, जो मिलती है किससे, टेक्सस बैकाटा से। अब देखो, सबसे पहले तो अपन ट्यूमर की सर्जरी करेंगे, उसके बाद इसको कीमोथेरेपी देंगे और रेडियोथेरेपी देंगे, तब जाकर के ट्यूमर पूरी तरह से खत्म होगा। तब जाकर के ये ट्यूमर पूरी तरह से खत्म होगा। अब देखो, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं। ट्यूमर जिस जगह से निकाला गया है हो सकता है वहां पर कुछ सेल्स रह गई हों, इसलिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देना जरूरी होता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सर्जरी से ट्यूमर सेल्स को हटाएंगे, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे। फिर कीमोथेरेपी और फिर रेडियोथेरेपी शुरू करेंगे। तो ज्यादातर जो कैंसर होते हैं वो इस तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट वीक होता है तो पूरी थेरेपी झेल नहीं पाता है, उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। या अगर कैंसर मैलिग्नेंट हो गया है तो आप एक ट्यूमर खत्म कर रहे हैं और बॉडी में 3 ट्यूमर फिर बन रहे हैं, और इसीलिए फिर वो ट्रीट करने लायक नहीं रहता है, फिर उसका कोई क्योर नहीं होता है। अब कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसके लिए हम एडवांस टेक्निक यूज करते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब है पूरी बॉडी में फैलने वाला, ब्लड वेसल्स में जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलेगा, मतलब मेटास्टेसिस हो जाएगा। ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। ब्लड कैंसर में अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं।
अब देखिए आगे अपन इम्यूनोथेरेपी की बात करते हैं जो स्किन कैंसर में इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देते हैं। क्या देते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये खास तरह के कैंसर प्रोटीन को जोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। पहले इधर ध्यान दे लें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये खास तरह के स्पेसिफिक प्रोटीन से अटैच होने के लिए बनाई जाती है जो कैंसर सेल में प्रेजेंट होता है। इनके इस्तेमाल देखो क्या होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती हैं जिससे वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। रेडिएशन इनकी मदद से डायरेक्ट कैंसर सेल को दिया जा सकता है, मतलब पिन पॉइंटेड रेडिएशन दे सकते हैं। वरना अपने को क्या है कि रेडिएशन के अंदर हेल्दी टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होंगे, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मदद से अगर अपन रेडिएशन देंगे तो सीधा सिर्फ कैंसर सेल्स पर ही जाएगा। सबसे बेस्ट इलाज होता है इम्यूनोथेरेपी, लेकिन महंगा है और हर एक कैंसर के लिए अवेलेबल नहीं है एंटीबॉडी। स्किन कैंसर के लिए अवेलेबल है, तो इसलिए सारे कैंसर का इलाज इम्यूनोथेरेपी से नहीं हो सकता है। इसके अलावा कैंसर की दवाइयाँ भी ये लेकर के जा सकती हैं, सीधी कैंसर सेल पर ही पहुँचाती हैं। और ये एंटीबॉडी अपन बाहर बनाते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम चूहे में बनाते हैं। चूहे में बनाते हैं और ये स्किन कैंसर के खिलाफ बनाई गई है, जिसको अपन बोलते हैं मेलानोमा। और मेलानोमा होता है कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स। मेलानोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ मेलानोसाइट, मतलब स्किन कैंसर। तो देखो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये सभी कैंसर के इलाज के तरीके हैं। हाँ बिल्कुल एंटी सीरम जैसा ही है ये, लेकिन ये चूहे में बनाई गई एंटीबॉडी है जिनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, मतलब एंटीबॉडीज फॉर स्पेसिफिक कैंसर एंटीजन। मोनोक्लोनल मतलब एंटीबॉडीज फॉर एन स्पेसिफिक कैंसर एंटीजन। सारी थेरेपी में सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे? सर्जरी, फिर कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी, और अगर इनसे काम नहीं चल रहा है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कैंसर वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक मार्केट में नहीं है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है, मेलेनोमा स्किन कैंसर होता है। चलिए जी, अब आपको कई बच्चों ने ये डाउट पूछा था कि सर ट्यूमर सेल्स के अंदर अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल है या कोई कैंसर वायरस से हो रहा है तो इंटरफेरॉन बनेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अगर वो सेल जिंदा रही तो इंटरफेरॉन बनेंगे। दूसरा है कि साहब जब ट्यूमर सेल को एनके सेल खत्म कर सकती है, ट्यूमर सेल को एनके सेल खत्म कर सकती है तो फिर ट्यूमर क्यों हो जाता है? अच्छा एक बात बताइए, जो कैंसर सेल है वो आप ही की बॉडी की सेल है या बाहर से आई है? कैंसर सेल आप ही की बॉडी की सेल है या बाहर से आई है? तो आपकी बॉडी की सेल के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा क्या इतनी आसानी से? आपकी बॉडी की सेल के अगेंस्ट आप ही का इम्यून सिस्टम क्या आसानी से एक्टिव हो जाएगा क्या? अरे नहीं होगा ना। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है एनसीईआरटी वाला, ट्यूमर सेल जो है वो इम्यून सिस्टम की पकड़ में आने से बचना चाहती है। ट्यूमर सेल अपने इम्यून सिस्टम की सेल से पकड़ में आने से बचना चाहती हैं, क्योंकि आप ही की बॉडी की सेल है तो इनको इतनी आसानी से पहचाना नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सेम होगा ना। अपन देख रहे हैं कि इसीलिए अपन इसमें इंटरफेरॉन बाहर से दे सकते हैं, इसलिए अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इंटरफेरॉन बाहर से दे सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कापोसी सार्कोमा में अपन ने अल्फा इंटरफेरॉन दिया था, याद आ रहा है? कापोसी सार्कोमा एड्स में पढ़ा था अपन ने।
और उस समय हमने क्या दिया था, अल्फा इंटरफेरॉन। अब साहब अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेगा, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा और इसको एक्टिव करके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करवाएगा। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर इंटरफेरॉन दिया है। तो फिर ज्यादातर कैंसर किससे ट्रीट होंगे, एक तो सर्जरी से, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से। इतनी सारी थेरेपी झेलने के लिए इंसान में उतनी ताकत भी होनी चाहिए ना, बोलो। इतनी सारी जो थेरेपी है वो झेलने के लिए इंसान में ताकत होनी चाहिए ना। और कैंसर सेल्स तो हेल्दी सेल्स को भूखा मारती है, पेशेंट का वेट लॉस होता है, भयंकर वीकनेस आ जाती है, तो वो बेचारा ये सब थेरेपी झेल ही नहीं पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये थेरेपी झेल करके जिंदा रह पाते हैं। इसलिए अपने को इनिशियल स्टेज पर अगर कैंसर का पता चल जाएगा तो इजीली ठीक हो जाएगा, और अगर मेटास्टेसिस हो गया तो फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा इसको। चलिए जी, आगे अपन बात करते हैं ड्रग एब्यूज की। किसकी बात करते हैं, ड्रग एब्यूज की। और ड्रग एब्यूज में ऐसे कुछ सब्सटेंस जो लोग बाग लेते हैं अदर देन मेडिसिनल यूज के, अदर देन मेडिसिनल यूज के, जिससे उनके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोग कुछ केमिकल्स इस तरह के लेते हैं, मेडिसिनल यूज में नहीं, जानबूझ करके कुछ केमिकल ऐसे लेते हैं और इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लेते हैं कि उनके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन बिगड़ जाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रग एब्यूज। ज्यादातर नशा करने वाली दवाइयां जो है वो फ्लावरिंग प्लांट से लेते हैं। किससे आती हैं, फ्लावरिंग प्लांट से आती है, लेकिन कुछ फंगस वगैरह से भी आती है, जैसे एलएसडी। एलएसडी मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइथलमाइड। एलएसडी मतलब क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइथलमाइड। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो अगर आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ज्यादातर जो लोग ड्रग एब्यूज करते हैं वो दवाइयां कहाँ से मिलती हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। फ्लावर से नहीं, फ्लावरिंग प्लांट से। लेकिन क्या केवल फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है, नहीं, तो फंगस से भी मिलती हैं। किससे मिलती हैं, फंगस से भी मिलती हैं। चलिए जी आगे, वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जिसको लोग नशे में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑफियोइड। सबसे पहले क्या है, ऑफियोइड। ऑफियोइड मतलब ओपियम डेरिवेटिव। ऑफियोइड को अपन क्या बोलेंगे, ओपियम डेरिवेटिव। कैनाबिनॉइड्स भांग का पौधा होता है। कैनाबिनॉइड क्या होता है, भांग का पौधा होता है। ऑफियोइड अफीम का पौधा होता है। ऑफियोइड मतलब अफीम के पौधे से मिलने वाली दवाइयां। और अफीम के पौधे का नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिस सटाइवा भांग का पौधा है। देखो फोटो भी है इसका, ये फोटो है। पेपेवर सोमनिफेरम अफीम का पौधा होता है, ओपियम का प्लांट। इसके अलावा कोका एल्कलॉइड, इससे कोकीन मिलती है। कोका एल्कलॉइड से क्या मिलती है, कोकीन मिलती है। अब सबसे पहले ऑफियोइड की बात करें। ऑफियोइड मतलब ओपियम प्लांट से मिलने वाले, ऑफियोइड मतलब ओपियम प्लांट से मिलने वाले, जैसे मॉर्फिन। और मॉर्फिन का अगर एसिटिलाइजेशन किया जाए, मॉर्फिन का अगर एसिटिलाइजेशन किया जाए तो बनेगी हेरोइन। मॉर्फिन का
एसिटिलाइजेशन किया जाए तो क्या बनेगी? हेरोइन। और हेरोइन का नाम होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। हेरोइन का नाम क्या होता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये वाइट ऑर्डरलेस सफेद रंग की होती है, खुशबू नहीं आती है, कड़वी होती है, क्रिस्टल जैसी दिखती है। एसिटिलाइजेशन का मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। तो मॉर्फिन को एसिटिलाइजेशन कर देंगे तो बन जाएगा हेरोइन। और हेरोइन का नाम क्या है? हेरोइन का नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। कलर कैसा है? सफेद है। खुशबू आती है या बदबू आती है या कुछ नहीं होता है? ऑर्डरलेस है। स्वीट है या बिटर है? बिटर है। और इसका कॉमन नेम क्या है? स्मैक। कॉमन नेम क्या है? स्मैक। SMACK। अब देखो मॉर्फिन कहाँ से मिलेगी? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलेगी। पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। अब आप जानते हैं, जैसे आपने आंकड़े का पौधा देखा है, आपने आंकड़े का पौधा देखा है, उसका पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से मिल्क जैसा कुछ निकलता है या नहीं? व्हाइट व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है या नहीं? उसको लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। तो ये जो अफीम का पौधा होता है, इसका कैप्सूल होता है। जैसे फूलों की कली देखी है आपने? फूलों की कली देखी है आपने? वैसा इसका कैप्सूल होता है। और उस कैप्सूल पे कट लगाते हैं। उस कैप्सूल पर क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। और कट लगाने से व्हाइट कलर का लिक्विड सीक्रेट होता है, इसको अपन बोलते हैं लेटेक्स। और इस लेटेक्स के अंदर क्या होती है? मॉर्फिन। लेटेक्स में क्या होती है? मॉर्फिन होती है। और इसका एसिटिलाइजेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ये हेरोइन। अब इसको साहब नशा करने वाले लोग कैसे लेते हैं? या तो इसको सूंघ करके लेते हैं, या फिर इसका इंजेक्शन भी आता है। तो दो तरीके हैं, या तो सूंघ करके लें, स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग मतलब क्या है? सूंघना। और इंजेक्शन से लेना, तो वेन में लगाते हैं इंजेक्शन इसका। अब आगे चलें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब साहब ये काम किस तरह से करती हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और जीआईटी पर इसके रिसेप्टर होते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑफियोइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ऑफियोइड रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सीएनएस और जीआईटी। आंसर क्या होगा? सीएनएस और जीआईटी। वहां पर ये बाइंड होगी। फिर आगे देखो आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा। बॉडी पर क्या असर पड़ेगा? सिडेटिव। इससे आप बिल्कुल काम और कूल फील करोगे। इसका मतलब है टू बी कंटिन्यूड। जैसे ही आप इसका नशा करोगे तो आप बिल्कुल काम और कूल फील करोगे। शरीर के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, मतलब पेन किलर की तरह भी काम करती है ये। और इसीलिए हम ऐसे पेशेंट को भी देते हैं जिसकी सर्जरी हुई है या कीमोथेरेपी दी है।
जिसकी सर्जरी हुई है, जिसको कीमोथेरेपी दी है, उसमें भी ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको याद है ना, सर्जरी रोज-रोज नहीं होती है। रोज कोई आदमी ऑपरेशन कराता है क्या? नहीं कराता है। तो फिर डॉक्टर जिस दिन सर्जरी होती है केवल 2 दिन के लिए देता है बस, और वो भी कम डोज़ में देता है। उसके बाद अगले दिन दूसरी दवाइयों पर शिफ्ट कर देता है वो। ऐसा नहीं है कि बोला 15 दिन तक ये ले ले ओपियोइड, ऐसा नहीं करेगा। जिस दिन सर्जरी हुई है उस दिन के लिए या अगले दिन के लिए देगा, उसके बाद बंद करके नॉर्मल पेन किलर पे शिफ्ट करेगा। हेरोइन डिप्रेसेंट होती है, आपके बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है। अब सलोनी जी डाउट पूछ रहे हैं कि साहब जब इसमें खुशबू नहीं आती तो सूंघते क्यों हैं? खुशबू के लिए सूंघ रहे हैं, नशा करने के लिए सूंघ रहे हैं? सेडेटिव मतलब जिसका कामिंग और कूलिंग इफेक्ट हो। अब मॉर्फिन जो है ये डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो कर देती है, और इसीलिए इंसान को एक तो देखिए शरीर के दुख दर्द दूर हो गए, शांत स्वभाव का हो गया, और जीआईटी पर असर होने की वजह से भूख लगना भी बंद हो जाती है। भूख लगना भी बंद हो जाती है और बिल्कुल गहरी नींद आ जाती है। तो ये सारे इफेक्ट इसके होते हैं, और इसी वजह से लोग इसका नशा करना पसंद करते हैं जो दुनिया से परेशान हो जाता है। अब इसका नशा करने के बाद ना तो उसको भूख लगेगी, गहरी नींद अलग आ जाएगी, शरीर के दुख दर्द सारी टेंशन दूर हो जाएगी, इसलिए लोग इसका नशा करते हैं। कई बार दोस्त लोग जबरदस्ती नशा करवा देते हैं, कई बार खुशी-खुशी में नशा कर लेते हैं, तो कई बार दुखी होकर के नशा कर लेते हैं, फिर रोज ही नशा करने लग जाते हैं। याद है ना? कई बार जो है वो दोस्त भी तो फ़ोर्स करते हैं। तो अगर ये इंसान तैयार हो जाता है तो फिर एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं। चलिए जी आगे अपन बात करते हैं। ये पॉपी प्लांट का फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको? किसका फ़ोटो दिखाई दे रहा है? पॉपी प्लांट का। और इसके अंदर ये देखिए, ये यहाँ पर आपको कैप्सूल दिख रहा है ये। इस कैप्सूल में खड़े कट लगाते हैं तो वहाँ से लेटेक्स निकलता है, उसमें मॉर्फिन होती है। एक तो बच्चे मूवीज़ बहुत देखते हैं। हाँ, ये देखिए इसका एक कच्चा कैप्सूल है, उसमें कट लगा है, उससे ड्राई लेटेक्स निकला, इसमें मॉर्फिन थी, और ये इसका केमिकल फ़ॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। तो ये पॉपी प्लांट, ये इसका अनराइप कैप्सूल ये वाला, इसमें कट लगाया, इससे लेटेक्स निकला, इसमें मॉर्फिन थी, ये इसका केमिकल फ़ॉर्मूला है। ये जब लेटेक्स निकलता है उस समय व्हाइट होता है, सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है। अब इसका एसिटिलाइज़ेशन किया अपन ने, तो हेरोइन बनी या डायएसिटिल मॉर्फिन बनी। इसको स्मैक भी कहा जाता है। ये देखिए एसिटिलाइज़ेशन से। फिर आगे अपन बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स एक प्लांट से मिलेंगे जिसको भांग का पौधा कहेंगे, और इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। किससे मिलती है ये? कैनाबिस सटाइवा से। पेपेवर प्लांट की हिंदी अफीम का पौधा। कैनाबिस सटाइवा से भांग मिलेगी, मारिजुआना मिलेगा, हशीश मिलेगी, चरस मिलेगी और गांजा मिलेगा। क्या क्या मिलेगा इससे? भांग, मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, ये सारी चीजें इससे मिलेगी कैनाबिनॉइड से। और कैनाबिनॉइड्स एक पौधे का नाम है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। अब इसके कौन कौन सी चीजें काम में आती है?
एक तो देखिए फ्लावर टॉप काम में आ रहे हैं, पत्तियां काम में आ रही है, उसका रेजिन यानी कि लेटेक्स काम में आ रहा है, और इन सभी चीजों में नशा होता है। अब लोग बाग या तो इसको मुंह से यानी ओरल इंजेक्शन करते हैं, या फिर इसको सूंघ करके नशा किया जाता है, या स्मोक भी किया जाता है। आपको याद है जैसे गांजा लोग बाग स्मोकिंग कर रहे हैं, भांग को मुंह से गटका जा रहा है। और ये एक ऐसा नशा है जिसको लोग त्योहारों से भी जोड़ लेते हैं। याद आ रहा है, त्योहारों से भी जोड़ लेते हैं। होली पर लोग बाग भांग खाना पसंद कर लेते हैं, महाशिवरात्रि। हाँ, तो महादेव को भी इन्होंने नशा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो एक्चुअली कभी भी भोलेनाथ को किसी ने भांग पीते हुए नहीं देखा है, उनके नाम पर ये पब्लिक पी लेती। क्योंकि उससे क्या होता है, मंदिर पर बैठकर नशा करने की आजादी मिल जाती। उस समय क्या है, मंदिर पर बैठ करके नशा करने की आजादी मिल जाती है। वैसे तो लोग बाग मना करेंगे, बोलो और खुलेआम भांग पी रहा है। तो इसको क्या किया, त्योहार के साथ जोड़ दिया। त्योहार के साथ जोड़ दिया तो खुले में नशा करने की आजादी मिल गई नहीं। और इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये लोग इसको रिलीजियस सेरेमनी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा तो बताइए, ऑफियोइड किससे मिले, कौन से पौधे से? पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। पॉपी प्लांट का नाम क्या है? पेपेवर सोमेनिफेरम। और इसके कौन से पार्ट से मिलती है? अनराइप कैप्सूल, कच्चा कैप्सूल किससे मिलती है? कच्चे कैप्सूल से मिलती है। अच्छा बताइए, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स कौन से पौधे से मिलते हैं? भांग के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। अच्छा ये बताइए कि ऑफियोइड के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सीएनएस और जीआईटी पर। और कैनाबिनॉइड्स के कहाँ होते हैं? ब्रेन में। कैनाबिनॉइड्स के कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं, सीएनएस पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जब हम कैनाबिनॉइड्स का नशा करते हैं तो ये हमारे रिसेप्टर पर जुड़ती है जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इफेक्ट ऑन बॉडी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट होते हैं। तो इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट पर इफेक्ट, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। और इसलिए कुछ खिलाड़ी भी इसका नशा करने लगे हैं आजकल। लेकिन वो बेचारे डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं। किसमें पकड़े जाते हैं? डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं। अब आगे देखिए, ये पौधे की पत्ती है कैनाबिस सटाइवा की, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। डॉक नहीं, डोप टेस्ट बोल रहा हूं मैं। डोप टेस्ट के अंदर ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है। डोप टेस्ट में अंदर क्या दिया जाता है? ब्लड और यूरिन टेस्ट लिया जाता है। और अल्कोहल का पता लगाने के लिए ब्रेथ एनालाइजर। तो डोप टेस्ट में क्या करेंगे? ब्लड और यूरिन टेस्ट करेंगे, लेकिन अल्कोहल के लिए ब्रेथ एनालाइजर। आपको याद है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर कोई गाड़ी शराब पी के चला रहा होता है तो उसे फूंक मारने की कहते हैं एक मशीन में, तो वो ब्रेथ एनालाइजर होता है, उससे अल्कोहल का पता चलता है। लेकिन डोपिंग में ब्लड और यूरिन टेस्ट करते हैं, दोनों चीजें अलग अलग है।
कुछ दवाइयां ऐसी है जिनका असर 7 दिन तक रहता है ब्लड और यूरिन में। चलिए आगे, ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इसको भी याद रखना है क्योंकि डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखें। एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हैं उनको अच्छे से पहचान लें और एक बार बिना देखे बना लें। कोका एल्कलॉइड में कोकीन आएगी, इसको कोक और क्रैक भी कहा जाता है। ये कोका प्लांट से मिलती हैं जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलोन कोका, और ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। कहाँ का प्लांट है? साउथ अमेरिका का प्लांट है। ये आप कोको कोला से कंफ्यूज ना हो, ये कोक अलग है, ये कोकीन वाली है। ज्यादातर इसको लोग बाग सूंघ करके नशा करते हैं, कोकीन का नशा सूंघ करके किया जाता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो कि ये हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को इनहिबिट कर देती है। ये हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को इनहिबिट करके खुशी का एहसास दिलाती है। खुशी के एहसास को बोलते हैं यूफोरिया। खुशी के एहसास को क्या कहते हैं? यूफोरिया। तो इसके अंदर कोकीन का नशा करने वाला इंसान बिना किसी कारण खुश रहता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब हार्मोन होते हैं अपनी बॉडी के। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये यहाँ पर देखिए, ये सिनेप्टिक वेसाइकल है, ये डोपामिन ट्रांसपोर्टर है, ये डोपामिन के रिसेप्टर हैं। ये सिनेप्टिक वेसाइकल है, ये डोपामिन के ट्रांसपोर्टर हैं, ये डोपामिन के रिसेप्टर हैं, और ये येलो कलर से यहाँ पर बनी हुई एक कोकीन है। अब जब कोई इंसान कोकीन ले रहा है तो ये कोकीन इसके डोपामिन के ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। और अगर ये डोपामिन के ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गए तो डोपामिन का अमाउंट यहाँ बढ़ जाएगा और उसकी वजह से खुशी का एहसास हो जाएगा, उसकी वजह से खुशी का एहसास होगा। तो ये यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म है। अब देखिए ड्रग एब्यूज में कोकीन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ये देखो। सबसे पहले तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट है। क्या है ये? सीएनएस स्टिमुलेंट। अच्छा बताओ, ओपियोइड क्या थे, स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट? ओपियोइड डिप्रेसेंट थे, लेकिन कैनाबिनॉइड्स क्या हैं? पोटेंट का मतलब पावरफुल, तो ये पावरफुल स्टिमुलेंट होते हैं, सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, उसकी वजह से बढ़ी हुई एनर्जी और खुशी का एहसास। लेकिन अगर ज्यादा डोज में ले लिया तो हेलुसिनेशंस, ज्यादा डोज में ले लिया तो क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब जो नहीं है उसके होने का एहसास, जो नहीं है उसके होने का एहसास। जैसे अजीब अजीब सी चीजें सुनाई देने लगेंगी या दिखाई देने लगेंगी, छूने का एहसास, बैठे बैठे उछलने लग जाएगा। जो चीज नहीं है, किसी को नहीं दिख रही पर इसको दिखेगी वो। तो दिमाग में जो कुछ सोच रहा होता है वो आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा होता है, इसलिए इसको मजा आता है उस चीज में। इस वजह से कोकीन का नशा करते हैं। चलिए जी आगे, काफी सारे और भी प्लांट हैं, फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं जिनके अंदर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, और इसका इस्तेमाल घरेलू दवाइयाँ, फोक मेडिसिन वगैरह में, रिलीजियस सेरेमनीज में
ओवर द ग्लोब किया जाता है। जैसे अगर किसी ने भांग ज्यादा खा ली है या भांग ज्यादा पी ली है तो उसे भी हेलुसिनोजन हो जाता है, उसे भी हेलुसिनोजन हो जाता है। अगर ओवरडोज हो गया कैनाबिनॉइड्स का तो हेलुसिनोजन हो जाता है। अब देखो आगे कई सारे प्लांट है जैसे धतूरा और एट्रोपा बेलाडोना, इनमें भी हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब ड्रग एब्यूज के इफेक्ट हैं ये। अच्छा, अगर आपसे नीट में पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिनोजन ड्रग्स बताइए, एग्जाम्पल ऑफ हेलुसिनोजन ड्रग्स। एक तो कैनाबिनॉइड्स हो गए, लेकिन कैनाबिनॉइड नॉर्मल नहीं, ओवरडोज। कैनाबिनॉइड नॉर्मल नहीं, ओवरडोज। उसके बाद कोकीन, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा, 4 हो गई। कितने हो गई? 4। अभी तक 4 पढ़ी है, एक और अभी आगे पढ़ेंगे एलएसडी, तो 5 हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी? 5। सबसे पहले ओवरडोज ऑफ कैनाबिनॉइड, फर्स्ट क्या है? ओवरडोज ऑफ कैनाबिनॉइड। दूसरा कोकीन। तीसरा एट्रोपा बेलाडोना। फोर्थ है धतूरा। और फिफ्थ एलएसडी। फिफ्थ क्या हो जाएगी? एलएसडी। अच्छा, डिप्रेसेंट बताइए। ऑफियोइड, तो अपने को याद रखना है कौन सी स्टिमुलेंट है, कौन सी डिप्रेसेंट है और कौन सी हेलुसिनोजन है। अच्छा बताइए, पावरफुल स्टिमुलेंट। कोकीन। तो नीट में क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, कौन स्टिमुलेंट है, कौन डिप्रेसेंट है, कौन हेलुसिनोजन है। क्लियर है सब? अब देखो, ये जो एट्रोपा बेलाडोना है इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। एट्रोपा बेलाडोना का मेडिसिनल यूज भी होता है। इससे एक दवा बनती है, इसको बोलते हैं अपन एट्रोपिन। और ये एट्रोपिन जो होती है ये आई पिपल डायलेटर होती है। आई पिपल डायलेटर होती है। आपको याद है जब आप चश्मा बनवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आंख में दवा डाल के बिठा देता है आपको, उसके बाद फिर चश्मे का करेक्ट नंबर आता है, तो ये वही है। तो एट्रोपिन का नशा नहीं करते हैं, इसके अलावा इसके दूसरे पार्ट से नशा मिलता है। अब देखो कुछ दवाइयां ऐसी है जैसे बारबिटूरेट्स है, एम्फेटामिन है, बेंजोडाइजिपीन है। ये कुछ दवाइयां हैं जो मेडिसिन की तरह से इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, इंसोमिया। इंसोमिया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी। इंसोमिया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी। तो अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस हो, डिप्रेशन हो, इंसोमिया हो, तो उसको कुछ दवाइयां दी जाती है जैसे बारबिट्यूरेट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजिपीन। लेकिन कुछ लोग इनका नशा करने लग जाते हैं, कुछ लोग इनका नशा करने लग जाते हैं, उसको अपन ड्रग एब्यूज कहते हैं। अब देखो ये जो दवाइयां हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली बात करें अपन ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर ट्रैंकुलाइजर क्या है? जैसे ओवर मेंटल एक्टिविटी। ओवर मेंटल एक्टिविटी आपको याद है पागल इंसान में होती है, उछल कूद कर रहा है, चीख चिल्लाट मचा रहा है, उसको जो नॉर्मल कर दे, नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी,
इसको अपन ट्रैंकुलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैंकुलाइजर। और जो नॉर्मल मेंटल एक्टिविटी को स्लो कर दे, स्लो मेंटल एक्टिविटी, इसको अपन बोलते हैं सेडेटिव। और जो नींद ले आए, इसको अपन बोलते हैं हिप्नोटिक। इसको क्या बोला जाता है? हिप्नोटिक्स। तो जो ओवर मेंटल एक्टिविटी को नॉर्मल कर दे वो ट्रैंकुलाइजर, जो नॉर्मल को स्लो कर दे वो सेडेटिव, और जो नींद ले आए वो हिप्नोटिक। यहां पर एग्जांपल लिखे हैं बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजिपीन, यहां पर स्लीपिंग पिल्स, वेलियम, यहां पर कोडीन। कोडीन आपको याद है खांसी की दवाइयों में आती है, ये सेडेटिव होती है। जो डिप्रेसेंट होते हैं वो भी सेडेटिव में आएंगे। कफ सिरप में कोडीन होती है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है सेडेटिव, और उसको लेने के बाद नींद आती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि भैया जो खांसी की दवा पीने के बाद गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपकी मेंटल एक्टिविटी क्या हो रही है? स्लो हो रही है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सारी दवाइयां अगर ओवरडोज में लोगे तो नुकसानदायक होंगी। हाँ, स्लीपिंग पिल्स को वेलियम के नाम से भी जाना जाता है। मैंने दवा का नाम लिख दिया है वहां पे। तो पॉजिटिव इफेक्ट में अपन ने देखा ना, डिप्रेशन दूर करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट देंगे, स्टिमुलेंट देंगे। हिप्नोटिक मतलब नींद ले आने वाली दवाई। जैसे कोई इंसान अगर डिप्रेशन में चला गया है तो उसको स्टिमुलेंट देंगे तो बताइए डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा या नहीं? लेकिन अगर वो उसका ओवरडोज लेने लग गया तो फिर नशा हो जाएगा उसको। अगर किसी को इंसोमिया है, नींद नहीं आ रही है, तो डॉक्टर ने स्लीपिंग पिल लिख दी, डॉक्टर ने 5 दिन के लिए लिखी है और वो 5 महीने तक खा लेता है, तो बताइए नशा होगा या नहीं? बिल्कुल। तो ये वो सभी दवाइयां हैं जिनका मेडिसिनल यूज तो है, लेकिन लोग बाग इनका मिस यूज करते हैं, उससे एडिक्शन हो जाता है। जैसे डॉक्टर ने सर्जरी के लिए पेन किलर दी आपको 2 दिन, ओपीएम पर बेस्ड, लेकिन अगर आप उसको 15 दिन ले रहे हैं तो नशा होगा या नहीं? एडिक्शन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो इन दवाइयों के मेडिसिनल यूज हैं, लेकिन लोग मिस यूज कर रहे हैं, इसलिए नशे का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन जितनी भी दवाइयां अपन ने पढ़ी ना, जैसे एलएसडी वगैरह, एलएसडी का कोई भी दवा में इस्तेमाल नहीं होता है, कोकीन का दवा में इस्तेमाल नहीं होता है, भांग का दवा में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ये बारबिटरेट है, एम्फेटामिन है, इनका होता है। एनर्जी ड्रिंक्स में भी कोकीन मिलती है। चलिए जी, यहाँ पर अपन देख रहे हैं एल्कोहल अब्यूज। क्या देख रहे हैं अपन? एल्कोहल अब्यूज। अच्छा, एल्कोहल में मिथाइल एल्कोहल का नशा किया जाता है या इथाइल एल्कोहल का? इथाइल एल्कोहल। और मिथाइल एल्कोहल क्या होता है? व्हाट इज मिथाइल एल्कोहल? हाँ, ये स्पिरिट होता है, पॉइजनस होता है। तो पीने में लोग बाग क्या इस्तेमाल करते हैं? इथाइल अल्कोहल।
और ये कई सारे ब्रांड नेम में आता है, जैसे बियर है, विस्की है, रम है, जिन है, ब्रांडी है, वाइन है, ये सभी अलग अलग नाम हैं इसके। ये नाम किस बेस पर रखे गए हैं? अल्कोहल की परसेंटेज के बेस पर रखे गए हैं। और कौन से सोर्स से अल्कोहल मिल रहा है उस बेस पर इसके नाम होते हैं। तो ये नाम किस बेस पर है? कौन से सोर्स से अल्कोहल ले रहे हैं और कितना अल्कोहल का परसेंटेज है उसके बेस पर इसका नाम है। ठीक है। आगे, जब भी कोई इंसान अल्कोहल पीना शुरू करता है तो उसके ओरल म्यूकोसा से ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? ओरल म्यूकोसा से। और उसके बाद ये वाल ऑफ स्टमक में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है बहुत तेजी से। तो एब्जॉर्प्शन मुंह से स्टार्ट हुआ, फिर स्टमक की दीवार में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर ये ब्लड में पहुंच जाता है। कुछ ही मिनट के अंदर अंदर ये कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में। उसके बाद लीवर में जाता है और लीवर में एक एंजाइम होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। लीवर में एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, जो इसको किसमें बदल देता है? एसिड एल्डिहाइड में। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। तो लीवर में ये एक पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है एसिड एल्डिहाइड, और उसकी वजह से लीवर पर क्या असर पड़ता है? देखो, अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या हो जाता है? अल्कोहलिक फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस। तो लीवर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, फैटी लीवर हो जाता है, मतलब लीवर फैट स्टोरेज का काम करने लगता है। उसकी वजह से लीवर डैमेज होने लगता है। लीवर के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बनने लगते हैं। लीवर सिरोसिस का मतलब लीवर में छोटे छोटे नोड्यूल्स, गांठें जैसी बनने लगती है, उनसे ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद फिर लीवर खराब हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। तो इफेक्ट सबसे ज्यादा लीवर पे पड़ रहा है। ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? डिप्रेशन। जैसे इंसान शराब पीता है तो ब्रेन का जो पहला पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम, जो अल्कोहल से इफेक्ट होता है। सेरिब्रम इफेक्ट होने की वजह से उसके अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है, जजमेंट पावर खत्म हो जाती है, विल पावर खत्म हो जाती है। आपको याद है, शराबी लड़खड़ाता हुआ इधर उधर घूमता रहता है, डिसीजन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका सेरिब्रम इफेक्ट हो गया है। उसके बाद सेरिबेलम भी इफेक्ट हो रहा है। पहला पार्ट सेरिब्रम और दूसरा पार्ट सेरिबेलम। सेरिबेलम में मसल कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, इंसान की चाल शराबी हो जाएगी, लड़खड़ाता हुआ इधर उधर चलेगा। और अल्कोहल डायूरेटिक भी होता है। अल्कोहल क्या होता है? डायूरेटिक, मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है। अब देखो, आपने देखा होगा ना कि शराबी नाली में गिरे मिलते हैं। कई वीडियो में आता है ना, शराब पीकर इंसान नाली में गिर गया, तो ये नाली में ही क्यों गिरता है? इसके पीछे भी एक रीजन होता है। अब देखो कैसे। भाई, एक तो शराब पीने से उसका सेरिब्रम और सेरिबेलम इफेक्ट हो गया। अरे हो गया या नहीं?
उसके बाद उसको टॉयलेट भी बार बार आ रहा है, तो टॉयलेट करने के लिए नाली के किनारे जाता है पर रुक नहीं पाता है क्योंकि सेरिबेलम खराब हो रहा है ना, मसल कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है, तो बेचारा नाली के किनारे रुकना चाहता है लेकिन रुक नहीं पाता, तो अंदर गिर जाता है और इसलिए शराबी नाली में गिरे हुए पाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो यहां तक अपन ने पढ़ा अल्कोहल का इफेक्ट। फिर आगे अपन चलते हैं। जो भी इंसान रोजाना थोड़ा अल्कोहल पीता है तो उसके शरीर में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल ये कम हो जाता है, एचडीएल कम हो जाता है और एलडीएल भी कम हो जाता है। बोलिए, यहाँ पर देखो एचडीएल जो है ये तो बढ़ जाता है। अच्छा, ये एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एलडीएल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर कोई इंसान मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल पीता है तो उसका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसके अलावा उसका ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल कम हो जाना। फिर आप ये सोच रहे सर रोज पीनी चाहिए क्या? अरे रोज पियोगे तो एडिक्शन हो जाएगा ना, और एडिक्शन हो जाएगा तो फिर डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे मान लो अगर एक इंसान आज 50 ml अल्कोहल लेना शुरू करता है, आप में से कई को ये भी दिमाग में आ रहा होगा सर डायबिटीज वाले को पिला दें क्या? तो डायबिटीज वाले को पिला दोगे तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, लेकिन आज आपने उसको 50 ml दी, 10 दिन तक 50 ml उसने पी, उसके बाद उसकी बॉडी पर असर नहीं होगा तो 50 की जगह 70 ml पीने लग जाएगा। फिर 15 दिन बाद 100 ml पीने लग जाएगा। फिर 1 महीने बाद 200 ml पीने लग जाएगा। और फिर जब आपका नीट का एग्जाम खत्म होगा तो 1 लीटर रोज पी रहा होगा वो। हाँ, इसलिए रहने ही दो, इलाज में इस्तेमाल मत करो। नहीं, पता चला आपके पड़ोस में कोई आंटी जी रहती है, आपने बोला आंटी अल्कोहल लिया करो डायबिटीज ठीक रहेगी, और पता चला जब आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आंटी जी बोतल लेके बैठी हुई है। तो इसका अपन क्या है, हालांकि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है लेकिन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि इससे एडिक्शन होता है। किसी भी तरह का कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट कभी भी हेल्दी नहीं होगा क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करता है। चलिए जी आगे। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं वो लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। और लीवर डैमेज होगा तो बताइए बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब होगा या नहीं? अगर लीवर डैमेज होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी खराब होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। तो अल्कोहल पीने वालों की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। इसके अलावा ये स्पर्म के काउंट पर भी इफेक्ट डालता है, तो इससे इम्पोर्टेंसी इनफर्टिलिटी भी होती है। और जो महिलाएं जो शराब पी रही होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, हैवी ड्रिंकिंग की वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। ठीक है, आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म पर अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और टेस्ट में उस क्वेश्चन का आंसर सही करवा दिया जाएगा आपके।